अध्यांश को इतने प्यार से अपनी ओर देखता देख असवी भी उसकी आंखों में खो गई। दोनों एक दूसरे में इस हद तक खोए हुए थे कि दोनों को पता ही नहीं चला कि कब उनके होठ एक दूसरे से मिल गए। अध्यांश असवी के होठों को बहुत जोर से चूम रहा था। असवी उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन इस बार उसने विरोध भी नहीं किया। वह सिर्फ अध्यांश के स्पर्श को फील कर रही थी। धीरे धीरे अध्यांश का किस और डीप होता गया, जिससे असवी को तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसे ये दर्द मीठा लग रहा था। वह खुद भी नहीं चाहती थी कि अध्यांश उससे दूर हो। तभी उसके हाथ अपने आप अध्यांश के बालों में घूमने लगे, जबकि अध्यांश का एक हाथ असवी की कमर पर था, जबकि दूसरा हाथ असवी की गर्दन के पीछे रखा। 20 मिनट बीत गए, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन डोर नॉक हुआ तो आवाज़ सुनकर असवी ने तुरंत अपने होठ अध्यांश के होठों से हटा लिए, लेकिन अध्यांश के हाथों की पकड़ उसकी कमर पर इतनी मजबूत थी कि चाहकर भी असवी उससे दूर नहीं जा पा रही थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन असवी यह भूल गई थी और इसलिए उसे यह सोचकर खुद पर शर्म आ रही थी कि किसी ने उसे ऐसे अध्यांश के साथ ऐसी हालत में देख लिया है, जिससे उसके गाल लाल हो गए। असवी के चेहरे पर शर्म की लाली देखकर अध्यांश खुद को रोक नहीं पाया और एक बार फिर असवी को अपने पास लाया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अध्यांश के इस हरकत से असवी की आंखें बड़ी हो गई। उसे अध्यांश पर गुस्सा भी आया। तभी उसने अध्यांश को कंधे से पकड़ उसे हटाने लगी। अध्यांश के कंधे पर गोली लगी थी और असवी ने अपना हाथ उसी जगह पर रख दिया, जिससे अध्यांश को दर्द हुआ और उसके मुंह से आह निकली। अध्यांश की दर्द भरी आवाज़ सुनकर असवी को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अध्यांश को तकलीफ पहुंचा दी है। असवी को जैसे ही ये बात समझ आई, उसने अपना हाथ अध्यांश के कंधों से हटा लिए। दर्द के कारण अध्यांश की असवी पर पकड़ थोड़ी ढीली हो गई थी, जिससे असवी आसानी से वहां से उठ गई और उसके घाव को देखने लगी। अध्यांश की ड्रेसिंग असवी के हाथ से खुल गई थी। इतना ही नहीं, वहां से खून भी बहने लगा। इस तरह खून बहता देख असवी को बुरा लगा और उसकी आंखें डबडबा गई, लेकिन अध्यांश को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए असवी ने मेडिकल टूल्स लाने का बहाना बनाया और चली गई। लेकिन असवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जो वह छुपाना चाहती थी वह अध्यांश ने पहले ही देख लिया था। अध्यांश को भी असवी को उदास देखना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए वह वहीं बैठ गया और असवी के वापस आने का इंतजार करने लगा। मेडिकल टूल्स कमरे के अंदर ही थे, लेकिन असवी अपने चेहरे की उदासी छुपाने के लिए कमरे से बाहर चली गई। असवी कमरे से बाहर आई तो सामने नायडू अन्ना खड़े थे, जो अध्यांश के बारे में पूछने आए थे। लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद था, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो वे वापस जाने लगे। और उसी समय असवी कमरे से बाहर चली गई। यह देखकर नायडू अन्ना रुके और असवी से अध्यांश के बारे में पूछा। असवी ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक है। उदासी छुपाने के लिए असवी बाहर आ गई थी, लेकिन अगर असवी खाली हाथ जाती तो अध्यांश को शक हो जाता कि उसने झूठ बोला है। तभी असवी कमरे से निकलकर नीचे किचन में चली गई। वह रसोई में गई और एक तरफ पानी गर्म किया और दूसरी तरफ हल्दी वाला दूध बनाया। दोनों काम हो जाने के बाद असवी गर्म पानी और हल्दी वाला दूध लेकर कमरे में आई। कमरे में आकर उसने बिस्तर के बगल में रखी लैंप टेबल पर गर्म पानी और एक गिलास हल्दी वाला दूध रखा और खुद अध्यांश के पास आई और उसे बैठने में मदद की। उसे बिठाने के बाद असवी ने टेबल से दूध का गिलास उठाया और अध्यांश को दिया। अध्यांश दूध पीने की बजाय उसे अजीब नज़रों से देखने लगा और अपना मुंह बनाने लगा। अध्यांश को बच्चों की तरह मुंह बनाता देख असवी को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी पर काबू पाई और कोल्ड वॉइस में अध्यांश से कहा, दूध पीने के लिए दिया है, इसे देखकर अपना मुंह बनाने के लिए नहीं, इसलिए चुपचाप पी लीजिए। लेकिन स्वीट हार्ट, अध्यांश कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि असवी ने उसे बीच में रोका और गुस्से से उसकी ओर देखा और डांटते हुए कहा, मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, चुपचाप दूध पी लीजिए। इसलिए बात करना या बहाना बनाना बंद कीजिए और चुपचाप पी लीजिए। असवी से डांट सुनने के बाद अध्यांश को मन मारकर हल्दी वाला दूध पीना पड़ा। असवी ने उससे गिलास लेकर एक तरफ रख दिया और उसके घाव पर लगी पट्टी खोल दी।
जिस जगह पर गोली लगी थी वहाँ से खून बहकर जम गया था। इसलिए असबी ने पहले गर्म पानी में रुई भिगोई और उस रुई से घाव को साफ किया और फिर उस पर दवा लगाकर दोबारा पट्टी बांध दी। जब तक घाव ठीक न हो जाए उसे पानी से बचाना होगा। इसलिए असबी ने अध्यांश को नहाने से मना कर दिया, लेकिन बिना नहाए अध्यांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। असबी ने उसके चेहरे के भाव को देखकर समझ लिया था। तभी असबी ने कहा, मैं अजर्ब को बुला रही हूँ, वह आपको स्पंज बाथ दे देगा। इतना कहकर उसने कमरे का इंटरकॉम फ़ोन उठा लिया, लेकिन नीचे हॉल में फ़ोन कनेक्ट होने से पहले ही अध्यांश ने उसके हाथ से रिसीवर खींच लिया। अध्यांश का ऐसा करना असबी को समझ नहीं आया तो उसने सवालिया नज़रों से अध्यांश को देखा तो अध्यांश बोला, मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी बिना कपड़े का देखे मुझे पसंद नहीं। यह जानकर असबी को शर्म और गुस्सा आया। शर्म इसलिए क्योंकि अगर वह अध्यांश को स्पंज बाथ देगी तो उसे अध्यांश को बिना कपड़ों के देखना पड़ेगा, और गुस्सा इसलिए कि इसने ऐसा सोचा कैसे। हाँ ठीक है कि वे दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन उनका रिश्ता अभी इतना आगे नहीं बढ़ पाया है कि असबी ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी सके। लेकिन क्योंकि स्पंज बाथ देना ज़रूरी था, नहीं तो अध्यांश दिन भर चिड़चिड़ा रहेगा, तभी असबी कोई उपाय सोचने लगी। बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। असबी सबसे पहले बाथरूम गई और गर्म पानी की बाल्टी ले आई। फिर कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दी और उन पर पर्दा डाल दिया। साथ ही सभी लाइटें भी बंद कर दी। पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। असबी बिस्तर पर बैठ गई और अध्यांश के कपड़े उतार दिए। सारे कपड़े उतारने के बाद असबी ने स्पंज को पानी में भिगोया और स्पंज को फिर से हाथ में लेकर अध्यांश के शरीर पर घुमाने लगी। असबी ने अध्यांश को स्पंज बाथ दिया। फिर उसने अध्यांश को ट्रैक पैंट पहनाया। उसके कंधों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए उसने टी शर्ट नहीं पहनी थी। जैसे ही सब कुछ हो गया, असबी ने कमरे की लाइटें जला दी और खिड़कियां खोल दी। अध्यांश को बिस्तर पर लेटाने के बाद असबी अपने कपड़े लेकर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। असबी नहाकर आई तो देखा कमरे में अध्यांश के सामने अजर्ब और उदय खड़े थे। यह देखकर असबी उन दोनों को डांटने के लिए उनके पास आई, लेकिन इससे पहले कि वह उन लोगों के करीब पहुंच पाती, उदय की बातें असबी के कानों में पड़ी। सर, आप पर अथर्व मल्होत्रा ने हमला करवाया था। अध्यांश अपने ऊपर हमला करवाने वाले का नाम सुनकर चौंक गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह आदमी ऐसा भी कर सकता है। अथर्व मल्होत्रा यानी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक और एक समय पहले अध्यांश के पक्के दोस्त थे। लेकिन कुछ साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि अथर्व को अध्यांश से नफरत होने लगी, और वह नफरत उसके मन में इतनी बढ़ गई कि आज वह अध्यांश को मारने के लिए भी तैयार हो गया। अध्यांश के लिए अथर्व अब भी उसका दोस्त था। जो दुश्मनी थी वो अथर्व की तरफ से थी। इस दुश्मनी की वजह थी अथर्व की बहन, जिसने 3 साल पहले आत्महत्या कर ली थी और मरते समय अथर्व को बताया था कि उसने अध्यांश के कारण आत्महत्या की। उसी दिन से अध्यांश अथर्व के लिए दोस्त से दुश्मन बन गया। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। अध्यांश को यह भी नहीं पता था कि अथर्व की बहन ने उसका नाम क्यों लिया। उसने अपनी मौत के लिए उसको दोषी क्यों ठहराया। अध्यांश ने खुद इस घटना की तह तक जाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया ताकि अथर्व दुश्मनी मिटाकर फिर से उसका दोस्त बन सके। लेकिन नतीजा शून्य, मानो अथर्व की बहन ने अपनी मौत के साथ ये राज छुपा लिया। हालांकि अथर्व की नफरत केवल अध्यांश के लिए थी, बाकी राजवंश के प्रति उसके मन में सदैव प्रेम और सम्मान था। उसने राजवंश के एक भी सदस्य को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो कल ऑफिस में जो प्रॉब्लम हुई, उदय के होठों पर अथर्व का नाम सुनकर अध्यांश ने अपना शक अजर्व से व्यक्त करते हुए पूछा, तो अजर्व ने कहा, इसके पीछे भी अथर्व मल्होत्रा का ही हाथ है। सर, एक बात और, यह हमला आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था, उदय ने अध्यांश को बताया जो उसे जानकारी मिली थी। इससे पहले उदय कुछ और बोलता। यह सुनकर असबी उससे पहले ही अध्यांश के पास आ गई। जब असबी की नज़र अध्यांश की गोद में रखे लैपटॉप पर पड़ी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसे अजर्व और उदय पर भी बहुत गुस्सा आया। असबी तुरंत अध्यांश के पास गई और उसकी गोद से लैपटॉप लेकर बंद कर दिया और एक तरफ रख दिया।
जैसे ही अध्यांश की नज़र अस्वी की हरकत से उस पर पड़ी तो उसे अस्वी की आंखों में गुस्सा नजर आया। यह क्या था? अस्वी को गुस्से में देखकर भी अध्यांश ने पूछने की हिम्मत की, आप नहीं जानते कि यह क्या था? मैंने आपको आराम करने के लिए कहा था ना, फिर आपने किससे पूछा और लैपटॉप को छू लिया। अगर आप कुछ दिनों तक काम नहीं करेंगे तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। आपको एहसास नहीं है कि आपको अभी आराम की कितनी ज़रूरत है, अस्वी ने कहा। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, अध्यांश अस्वी से कुछ कहने ही वाला था कि अस्वी ने तुरंत कहा, शांत, बिल्कुल शांत। अगर थोड़ी सी भी आवाज़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको बस काम काम और काम दिख रहा है, काम के अलावा कुछ भी नहीं है। समय पर आराम करना या खाना नहीं है, बस इनको लैपटॉप दे दो तो इनका काम चल जाएगा। आपको इसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अस्वी को इतना गुस्से में देख अध्यांश को आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अध्यांश को चुप करा। अस्वी आजर्व और उदय की ओर मुड़ी और तुम लोगों को कमरे में आने की इजाज़त किसने दी? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बॉस को कल ही गोली लगी है और उनकी सर्जरी हुई है, इसलिए उन्हें काम से दूर रखो। अगर आज के बाद तुम दोनों में से कोई मेरी इजाज़त के बिना इस कमरे में आए तो जब तक मैं हाँ न कहूँ, अपने बॉस से बिल्कुल भी नहीं मिलना या उनसे कंपनी से रिलेटेड कोई चर्चा नहीं करना, फ़ोन भी नहीं आना चाहिए। और यदि तुम में से कोई भी मेरी अवज्ञा करेगा और उनसे मिलने के लिए ऊपर आने की कोशिश करेगा तो मैं सच कह रही हूँ, वह दिन उसकी जॉब का आखिरी दिन होगा। और यह भी मत सोचना कि तुम्हारे बॉस तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन मैडम, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, बॉस ने हमें बुलाया। अस्वी की डांट सुनने के बाद भी उदय ने बोलने की हिम्मत की। तो क्या तुम्हारे बॉस कहेंगे कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? एक बात अच्छे से सुन और समझ लो कि मैं अपने पेशेंट के स्वास्थ्य के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्टर हूँ। उदय की बात सुनकर अस्वी ने उससे कहा, सॉरी मैडम। बात आगे नहीं बढ़े इसके लिए आजर्व ने अस्वी से माफ़ी मांगना उचित समझा। अपने लिए आजर्व के मुंह से मैडम शब्द सुनना अस्वी को अच्छा नहीं लगा। तभी उसने आजर्व की ओर देखते हुए पूछा, आजर्व, कल रात तो तुम मुझे कुछ और कह रहे थे, फिर आज मैडम क्यों? अस्वी के सवाल पर आजर्व को कुछ समझ नहीं आया। यहाँ तक कि उदय और अध्यांश भी इसे समझ नहीं पाए, इसलिए दोनों की नज़र आजर्व पर थी। दोनों इंतजार करने लगे कि आजर्व क्या उत्तर देगा। आजर्व ने यह भी सोचा कि कल रात अस्वी ने उसे कब फ़ोन किया था। बहुत सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गलत किया है। तभी आजर्व ने अस्वी से माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी मैडम। नहीं भाभी, ठीक है, अब से तुम मुझे मैडम कहोगे तो जान लो। मैं ध्यान रखूँगा भाभी, आजर्व ने कहा। उदय, तुम भी इसका ख्याल रखना, अस्वी ने उदय को भी बताया। जी। उदय बस इतना ही कह सका क्योंकि वो बेचारा पहले ही अस्वी की बिना वजह डांट सुन चुका था। कल के हमले में घायल हुए सभी गार्ड अब कहाँ हैं? उनकी हेल्थ कैसी है? याद आते ही अस्वी ने आजर्व से पूछा। उन सभी को रात में हमारे अस्पताल यानी लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाकर ही मुझे पता चलेगा कि किसकी हालत कैसी है। आजर्व ने उत्तर देते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। वैसे भी मुझे आज ही ज्वाइन करना था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं हॉस्पिटल तभी ज्वाइन कर पाऊँगी जब तुम्हारे बॉस ठीक हो जाएंगे। अस्वी ने सोचते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, मैं बाहर खड़ा हूँ, आप आ जाए तो फिर चलते हैं। इतना कहकर आजर्व उदय के साथ कमरे से बाहर चला गया। आजर्व और उदय के जाने के बाद अस्वी अध्यांश की ओर देखती है, जो सिर्फ अस्वी को ही देख रहा था। लेकिन अस्वी आजर्व और उदय की क्लास लेने में बिजी थी। और मैं घर पर नहीं रहूँगी, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना लैपटॉप लेकर काम करने बैठ जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा सोचिएगा भी मत। यह सुनकर अध्यांश ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अस्वी का गुस्सा देखकर उसमें बहस करने की हिम्मत नहीं बची। अध्यांश को वार्न करने के बाद अस्वी ने वहाँ पड़ा अध्यांश का लैपटॉप उठाया और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन कुछ याद करते हुए वह वापस अध्यांश के पास आई। अस्वी को वापस आते देख अध्यांश ने उसकी ओर सवालिया नज़रों से देखा। जवाब में अस्वी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मुझे अपना फ़ोन दीजिए। अध्यांश को लगा कि अस्वी को कुछ काम है, इसलिए वह उसका फ़ोन मांग रही है।
तभी अध्यांश ने बिना कोई सवाल पूछे अपना फ़ोन अस्वी के हाथ में रख दिया। अस्वी अध्यांश का फ़ोन लेती है और अस्वी चिल्लाकर नायडू अन्ना को कमरे में बुला लेती है। अध्यांश को समझ नहीं आया कि अस्वी क्या करना चाहती है, इसलिए वह सिर्फ अस्वी को देख रहा था। अस्वी की चीख सुनकर नायडू अन्ना कमरे की ओर भागे। नायडू अन्ना को देखकर अस्वी ने उनसे कहा, मैं कुछ समय के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, लेकिन मेरे आने तक आपको अपने बॉस का ख्याल रखना होगा। मैंने उनका लैपटॉप और फ़ोन ले लिया है, लेकिन ये लैंडलाइन का भी यूज ना करे, ध्यान रखिएगा। अभी उन्हें सिर्फ आराम करना है और यदि वह आपकी बात न माने तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। अस्वी ने अध्यांश के सामने ही नायडू अन्ना को इसके लिए हिदायत दी और अध्यांश का फ़ोन और लैपटॉप लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई, जहाँ अजर्व और उदय दोनों कार में बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। उदय, तुम यहीं रुको अपने बॉस के पास। नायडू अन्ना आपके बॉस को अकेले नहीं संभाल सकेंगे। मैं और अजर्व हॉस्पिटल जा रहे हैं। अस्वी उदय को वहीं घर पर रहने के लिए कहती है। ठीक है भाभी। इतना कहकर उदय कार से उतर गया। और हाँ, मैंने कमरे में जो कहा उस पर ध्यान मत दो। अगर मुझे पता चला कि तुम अपने बॉस को ऑफिस का काम करने दे रहे हो तो तुम्हारे बॉस के साथ तुम्हारी भी क्लास लगेगी। जाते जाते अस्वी ने उदय को बोला। उदय को वार्न करने के बाद अस्वी कार में बैठ गई और अजर्व से कार स्टार्ट करने को कहा। अस्वी का ऑर्डर पाते ही अजर्व ने उदय की ओर देखा और कार स्टार्ट करके चला गया। अजर्व और अस्वी के जाने के बाद उदय अध्यांश के पास गया और वहीं बैठ गया और बोला, बॉस, भाभी सचमुच बहुत खतरनाक है, आपसे भी ज़्यादा खतरनाक। आप भी बच के रहिएगा, नहीं तो एक दिन वो आपको भी नहीं छोड़ेगी। आते ही उदय ने अस्वी की तारीफ की। हालांकि उसकी बातों से अध्यांश को समझ आ गया कि उदय अस्वी की तारीफ नहीं कर रहा था, वह उसकी शिकायत कर रहा था और इसलिए वह उसके तरफ देखने लगा। उदय चुप हो गया क्योंकि उसे अपने बॉस की क्रोध भरी नज़र अपने ऊपर महसूस हुई। उदय आज जो बोला सो बोला, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे या किसी और के मुंह से अस्वी के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुनूंगा। अस्वी तुम्हें नौकरी से निकाले या ना निकाले, लेकिन मैं तुम्हें अवश्य निकाल दूंगा। अध्यांश गुस्सा होकर उदय को वार्न किया। सॉरी बॉस, उदय ने नीचे देखते हुए कहा। फिर वह धीरे से बोला ताकि अध्यांश को सुनाई न दे, हस्बैंड वाइफ दोनों एक जैसे हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। उदय को वार्न कर अध्यांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। करने को कोई काम नहीं था। अस्वी उसका लैपटॉप और फ़ोन अपने साथ ले गई थी। ऊपर से लैंडलाइन का इस्तेमाल भी वर्जित था। इतना ही नहीं, घर में अस्वी के जासूस भी मौजूद थे, इसलिए मुझे यहीं लेट कर रहना पड़ेगा। अस्वी के कहे अनुसार नायडू अन्ना या उदय अन्ना हर 5 मिनट में आते और अध्यांश को देखते। जयनगर के एक रिहायशी इलाके में एक घर में बैठा एक शख्स गुस्से में था। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि ये थे अथर्व मल्होत्रा, जो अपनी असफलता के कारण गुस्से में लाल पीला हो गया था। सामने खड़ी उनकी असिस्टेंट प्रतीक्षा अथर्व के गुस्से के कारण बेहद डरी हुई थी। उसे अथर्व की चेतावनी याद आ रही थी, अगर अध्यांश इस हमले से बच गया तो याद रखना कि तुम नहीं बचोगे। इन शब्दों की गूंज बार बार प्रतीक्षा के कानों में पड़ रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर काँप रहा था। तुमने कितने आदमी भेजे थे? अथर्व उठ खड़ा हुआ। प्रतीक्षा तो पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन अथर्व की ऊंची आवाज़ सुनकर वह और भी डर गई। उसने डरते डरते उत्तर दिया, सर 25। कितने साल से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं? अध्यांश सिंह राजवंश अपने आप में 1 मैन आर्मी है, तो 25 आदमियों को धूल चटाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतीक्षा की जवाब सुनकर अथर्व ने उसे गुस्से से बोला, सॉरी बॉस। प्रतीक्षा ने सिर नीचे करके कहा, उसकी हवेली का नाम अस्वी है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? अथर्व ने पलटकर सवाल किया। नहीं सर, लेकिन हमारे द्वारा भेजे गए कुछ लोग सुरक्षित वापस आ गए हैं। उनमें से एक ने कहा कि मिस्टर अध्यांश के साथ एक लड़की थी। मिस्टर राजवंश ने उसे बचाने के लिए गोली खाई। बिल्कुल यह वही लड़की होगी जिसे वह चाहता है, क्योंकि मिस्टर राजवंश की आंखों से यह स्पष्ट था कि वह लड़की उनके लिए कितनी खास है। प्रतीक्षा ने वो सारी जानकारी दी जो उसे पता चला था। तो उस लड़की के बारे में सारी जानकारी पता लगाओ। अथर्व प्रतीक्षा को आदेश देकर चला जाता है। बच गया, चलो बेटे काम पर लग जाओ। यह शैतान हर बार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चमत्कार हर बार नहीं होते। बुदबुदाते हुए
प्रतीक्षा ने भी बाहर जाने के लिए पैर उठाए। इधर अस्वी आजर्व को लेकर लाइफ केयर अस्पताल पहुंची। एक महिला को एंट्री हुए देखकर अस्पताल स्टाफ असमंजस की दृष्टि से उसे देखने लगा, लेकिन किसी ने इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि अध्यांश के बाद आजर्व ही वो शख्स था जो अस्पताल से जुड़ा कोई भी फैसला ले सकता था। आजर्व अस्वी को सीधे उसी वार्ड में ले गया जहां सभी गार्ड भर्ती थे। अस्वी ने एक एक करके सभी की मेडिकल कंडीशन की जांच की। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को उन सभी पेशेंट के बारे में जो भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन था वो दिया। अस्वी से मिले इंस्ट्रक्शन को सुनकर इलाज कर रहे डॉक्टर भी हैरान रह गए, लेकिन वह डॉक्टर अस्वी से कुछ नहीं कह सका। सबका हालचाल पूछते हुए अस्वी आ भरते हुए घर आने लगती है। घर से अस्पताल पहुंचने तक अस्वी ने नायडू अन्ना को 10 बार फ़ोन किया होगा। अस्वी अध्यांश के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अध्यांश खुद अपनी सेहत को लेकर काफ़ी लापरवाह था, इसलिए अस्वी उसका इतना ख्याल रख रही थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल बेंगलुरु शहर के सबसे पॉश इलाके में से एक इंदिरा नगर में स्थित था, जो नंदी हिल्स से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर था। अभी दिन का समय था, तो ट्रैफिक की वजह से 2 घंटे आराम से लग गए होंगे। जब आजर्व अस्वी को अस्पताल से घर ले गया, तब तक दोपहर के भोजन का समय हो चुका था। सर्जरी के कारण अध्यांश को बहुत हल्का खाना देना है, जिसके बारे में अस्वी ने घर से निकलने से पहले नायडू अन्ना को बताया था। इसलिए नायडू अन्ना ने अस्वी के कहे अनुसार अध्यांश के लिए दोपहर का भोजन तैयार किया। जब लंच का समय हुआ तो अस्वी ने उदय को फ़ोन किया और कहा कि नायडू अन्ना जो कुछ भी खाने के लिए लाए उसे अध्यांश को दे देना। वह जो भी बोले उन्हें मसालेदार भोजन बिल्कुल नहीं देना। और इसीलिए जैसे ही नायडू अन्ना ने अध्यांश को दोपहर का भोजन दिया, उदय ने अस्वी को वीडियो कॉल किया ताकि खाने में संकोच न करे या उसे अपना खाना खुद लाने की धमकी न दे। दोपहर के भोजन में साधारण खिचड़ी और सब्जी का सूप देखते ही अध्यांश का मुंह खट्टा हो गया, लेकिन इससे पहले कि नायडू अन्ना से उसकी पसंद का खाना लाने को कहते, उदय ने अपना मोबाइल उनके सामने कर दिया, जिसमें अस्वी वीडियो कॉल पर थी और अस्वी गुस्से से खाने की प्लेट की तरफ देख रही थी और अध्यांश के मुंह की हालत बिगड़ती देख रही थी। खुद को इस तरह घूरता देख अध्यांश का मूड न होते हुए भी चुपचाप वही खाना पड़ा जो अस्वी ने नायडू अन्ना से कहकर विशेष रूप से उसके लिए बनवाया था। लेकिन वह नहीं जानता था कि अस्वी ने अपने लिए वही खाना बनाने को कहा है जो उसने उसे दिया था। जैसे ही अध्यांश ने खाना खाया, अस्वी ने उदय को अध्यांश को दी जाने वाली दवा के बारे में भी बताया, ताकि अध्यांश समय पर दवा ले ले और फिर आराम करे। अस्वी तब तक वीडियो कॉल पर रही जब तक अध्यांश दवा लेकर सो नहीं गया। अध्यांश के सो जाने के बाद ही उसने फ़ोन काटा। वहाँ कार में बैठे अध्यांश के बारे में सोचकर ही अस्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतना बचपना, इतना जिद्दी। जब तक अस्वी घर आई तब तक अध्यांश को दवा से इतनी नींद आ गई थी कि वो सो गया था। घर में सबने खाना खा लिया, बस आजर्व और अस्वी ही बचे थे। जैसे ही आजर्व और अस्वी घर आए, नायडू अन्ना ने उन्हें फ्रेश होकर खाने की मेज़ पर आने के लिए कहा। नायडू अन्ना की बात सुनने के बाद दोनों फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अस्वी ने कमरे में आकर सबसे पहले अध्यांश की ओर देखा और बाथरूम जाने की बजाय वह अध्यांश के पास चली गई। अध्यांश को बिना किसी चिंता के आराम से सोता देख अस्वी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और अस्वी आगे बढ़ी और थोड़ा नीचे झुककर अध्यांश के माथे को चूम लिया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, अस्वी पीछे हट गई। खुद के ऐसा करने पर उसे शर्म महसूस होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया और सोचते सोचते वो बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। अस्वी और आजर्व फ्रेश होकर खाने की मेज़ पर बैठे। तब तक नायडू अन्ना ने मेज़ पर रात का खाना लगा दिया था। नायडू अन्ना ने आजर्व की थाली में डेली के जैसा खाना परोसा, जबकि अस्वी की थाली में उन्होंने अध्यांश के लिए तैयार विशेष भोजन परोसा। अस्वी की थाली में फीका खाना देख आजर्व को अच्छा नहीं लगा। तभी नायडू अन्ना से पूछे बिना रह नहीं सका, अन्ना, तुमने आज भाभी की थाली में फीका खाना क्यों परोसा? बेटा, बहू रानी ने खुद कहा था कि जब तक सर ठीक नहीं हो जाते वह वही खाएगी जो सर के लिए बनाया गया था। नायडू अन्ना ने वजह बताई, मगर आजर्व को पसंद नहीं आया कि अस्वी ऐसा फीका खाना खाएगी। लेकिन अस्वी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह अपनी ही मस्ती में खाती रही, मानो यह खाना उसका फेवरेट खाना हो।
खाना खत्म करने के बाद अस्वी अपने कमरे में चली गई। अजर्व वही बैठा उसे जाते हुए देखता रहा। प्यार तो भाभी भी करती है, बस चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती। अस्वी को जाता देख अजर्व के मन में ये ख्याल आया। अस्वी कमरे में गई और अध्यांश को शांति से सोता देख अस्वी भी उसके पास आकर लेट गई। उसे दोपहर में सोने की आदत नहीं थी, तो उसने अपना फ़ोन हाथ में लिया और सोशल मीडिया चेक करने लगी। अध्यांश को सोते हुए 3 घंटे हो गए थे, इसलिए उसकी नींद भी खुल गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही अध्यांश की नज़र बगल में बैठी अस्वी पर पड़ी और देखते ही देखते उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। काश जब भी मैं आंखें खोलूं तुम ऐसे ही मिलो, अध्यांश ने अस्वी की ओर देखते हुए सोचा। अस्वी अपने फ़ोन पर बिजी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी की नज़र उस पर है। तभी उसने फ़ोन एक तरफ रख दिया और अध्यांश की तरफ देखा, जो सिर्फ उसे ही देख रहा था। आप उठ गए, अब आपको कैसा फील हो रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अध्यांश को उठते देख अस्वी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। टेंशन नहीं लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हें अस्पताल कैसा लगा? अध्यांश ने अस्वी का हाथ अपने सिर पर से हाथ में लेते हुए पूछा। अच्छा है, अस्वी ने कहा। अध्यांश सोकर थक गया था, इसलिए वह उठने लगा। उसे ऐसा करता देख अस्वी आगे आई और अध्यांश को उठने में मदद की और उसके पीछे एक तकिया रख दिया और उसके सहारे अध्यांश को बैठा दिया। अस्वी ने जैसे ही इधर उधर देखा तो उसे पानी का जग खाली मिला, तो अस्वी जग लेकर कमरे से निकलकर रसोई में गई और पानी लेकर वापस आई। वापस आकर अस्वी ने अध्यांश को पानी पीने के लिए दिया और वह खुद उसके पास आकर बैठ गई। पानी पीने के बाद उसके हाथ से गिलास लेकर एक तरफ रख दिया। अध्यांश ने अस्वी को अपने पास खींच लिया। फिर उसने अपना सिर उसके कंधों पर रख दिया और उंगलियां उसके उंगलियों में फंसा दी। क्या हुआ? अस्वी को अध्यांश को लेकर थोड़ी चिंता हुई, तो उसने उससे पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मैं कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, अध्यांश ने कहा। तो आप बोर हो गए हैं, तो चलिए आपकी बोरियत दूर करने के लिए कुछ करते हैं। इतना कहकर अस्वी ने अध्यांश को सहारा दिया और उसके साथ कमरे से बाहर चली गई। दोपहर का समय था। सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, इसलिए हॉल खाली था। अस्वी धीरे धीरे अध्यांश को लेकर हॉल में आई और वहाँ से उसे घर में बने थिएटर रूम में ले गई। अस्वी ने थिएटर रूम में जाकर सबसे पहले अध्यांश को सीट पर बैठाया और फिर एक्शन मूवी शुरू की, जो अध्यांश को पसंद आई। अध्यांश को एक्शन फिल्में देखना पसंद है। अस्वी को यह अजर्व से पता चला था और इसलिए अस्वी ने अध्यांश के लिए एक्शन फिल्म देखना शुरू कर दिया, जबकि उसे एक्शन फिल्में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अध्यांश को हमेशा से एक्शन फिल्में देखना पसंद रहा है, लेकिन आज उसका ध्यान मूवी पर कम और बगल में बैठी अस्वी पर ज़्यादा था। फिल्म 3 घंटे तक चली। 3 घंटे में अध्यांश लगभग आधे घंटे की फिल्म देखा होगा। बाकी समय वह सिर्फ अस्वी को देखता रहा। 3 घंटे बाद फिल्म खत्म हो गई। अस्वी अध्यांश को लेकर थिएटर रूम से बाहर आई। तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए सूरज बगीचे से जा रहा था। अस्वी अध्यांश को रूम में ले जाने की बजाय गार्डन में ले आई और दोनों गार्डन में बने पुल के किनारे जाकर बैठ गई। सुनना, पुल के किनारे बैठकर अस्वी ने अध्यांश को बुलाया। कहो जान, कुछ पूछना है? अध्यांश ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। इन्हें कैसे पता कि मैं इनसे कुछ पूछना चाहती हूँ? क्या यह कोई जादूगर है? अस्वी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अध्यांश ने पूछा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अस्वी ने अपना आश्चर्य छिपाते हुए इधर उधर देखा और पूछा, यह अथर्व मल्होत्रा कौन है और इसने हम पर हमला क्यों किया? इसकी आपसे क्या दुश्मनी है? आखिर अस्वी ने वो सवाल पूछ ही लिए जो उसके मन में सुबह से चल रहे थे। अथर्व मल्होत्रा मेरे बचपन का दोस्त है, जिसे सुनकर अस्वी का मुंह चौड़ा हो गया। अगर वह आपके दोस्त है तो उसने आपको मारने की कोशिश क्यों की? अस्वी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अथर्व अध्यांश का दोस्त है, क्योंकि वह मुझे अपना दुश्मन मानता है। और हाँ, मैं अभी तुम्हें इसका कारण नहीं बता सकता। बस इतना याद रखना कि मेरे साथ रहते हुए कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर अध्यांश ने अस्वी का सिर अपने कंधे पर रख लिया। अध्यांश ने कुछ भी पूछने से इनकार कर दिया, तो अस्वी ने भी आगे कुछ नहीं कहा। दोनों ऐसे ही वहाँ पूल के किनारे
एक दूसरे की मौजूदगी में चुपचाप बैठे रहे। शाम को जब राघव अन्ना दोनों को बुलाने आए तो दोनों को समय का एहसास हुआ। अस्वी ध्यान से अध्यांश को उठाई और घर के मंदिर में ले गई। अध्यांश को देखकर उदय ने एक कुर्सी लाकर वहां रख दी और अध्यांश को उस पर बैठा दिया। अध्यांश के कंधे में गोली लगी थी, इसलिए उसे खड़े होने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह अस्वी की वजह से बैठ गया। अस्वी ने आरती की। आरती खत्म करने के बाद अस्वी ने सभी को आरती का प्रसाद दिया। रोजाना की तरह अध्यांश ने पहले अस्वी को आरती और प्रसाद दिया और फिर खुद भी ग्रहण किया। आरती खत्म करने के बाद सभी लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर चले गए। नायडू अन्ना ने हमेशा की तरह बाकी सभी के लिए रात का खाना बनाया, जबकि अध्यांश के लिए उन्होंने खिचड़ी बनाई थी, जिसे देखते ही उसका चेहरा खराब हो गया। लेकिन जब उसकी नज़र अस्वी की थाली पर पड़ी तो उसने देखा कि अस्वी भी उसके लिए बनाया गया खाना बिना मसाले वाला खा रही है। यह देख अध्यांश भी चुपचाप खाने लगा। सब लोग खाना खा रहे थे। उसी समय अस्वी का फ़ोन बजा। अस्वी ने स्क्रीन की ओर देखा और नाम देखा। उसने एक पल भी इंतज़ार किए बिना फ़ोन उठा लिया। अध्यांश उसके बगल में बैठा था, इसलिए उसने स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम भी देखा। नाम पढ़कर अध्यांश ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। आज आपने मुझे याद किया मिस्टर हैंडसम। फ़ोन उठाते ही अस्वी ने सामने वाले से शिकायती लहजे में कहा। किसी और के लिए अस्वी के मुंह से हैंडसम सुनकर अध्यांश का गुस्सा बढ़ गया। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।